दो उद्घाटनकर्ता हैं। दोनों देश के जाने माने दार्शनिक हैं और दोनों हमारे अभिभावक हैं। एक पिता तुल्य हैं और दूसरी बड़ी बहन एवं माता के तुल्य हैं। मैं दोनों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने अन्य सभी अतिथियों के साथ साथ। और मैं आप सबको बताऊं कि हमारे बीच भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित दर्शन शास्त्र के उन्नयन के लिए स्थापित की गई देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उसके सम्मानित अध्यक्ष और देश के जाने माने दार्शनिक, जिन्होंने पूरी दुनिया में सीमांत नैतिकता का एक नया कॉन्सेप्ट देकर बिहार का नाम रोशन किया है। और बिहार के पहले व्यक्ति भी हैं जो आईसीपीआर के अध्यक्ष बने हैं। यह पूरे बिहार के लिए और विशेष रूप से दर्शन परिषद बिहार के लिए गौरव की बात है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में दर्शन शास्त्र को बढ़ावा देने में आईसीपीआर ने जो योगदान दिया है वह काफी महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जब से रमेश बाबू ने इसके अध्यक्ष की महती जिम्मेवारी स्वीकार की है, तब से आईसीपीआर लगातार पूरे देश में अपनी सक्रियता बनाए हुए है और विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसकी गतिविधियां बढ़ी हैं और हिंदी प्रदेशों को काफी अनुदान भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी हम रमेश चंद्र सिन्हा सर के आभारी हैं और आज के उद्घाटन वक्तव्य के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना नमस्कार निवेदित करना चाहूंगा। नमस्ते सर। और सुधांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे याद किया और अक्सर आप याद करते हैं और मेरी भी इच्छा होती है कि सबसे पहले मैं आप लोग के साथ जुड़ूं। वैसे अन्य कार्यक्रम की अपेक्षा बिहार में जो कार्यक्रम होते हैं उसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। कल जब सुधांशु जी ने 10 साढ़े 10 बजे रात को फोन किया तो हमने एक ही बात कही कि क्योंकि बिहार की धरती और इसी मिट्टी से हम आते हैं, इसलिए कोई भी कार्यक्रम जो अपने प्रदेश का है उसकी प्रायोरिटी रहती है। और पूरे हिंदुस्तान में कोई न कोई वेबिनार होता रहता है, लेकिन प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं मधेपुरा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल रहता हूं और आज भी मैं आपके समक्ष हूं। जहां तक विषय वस्तु की बात है तो शिक्षा और शांति, शिक्षा समाज और शांति, ये विषय महत्वपूर्ण है। वैसे 3 अवधारणाओं को जोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। अगर आवाज कटेगी तो आप बोल देंगे। आवाज हमारी आ रही है? हेलो, आ रही है सर। आ रही है। अरे हाँ, नहीं तो सर, ये मैं कह रहा था। नहीं सर, लगता है ऑर्गेनाइजर्स को नहीं जा रही है आवाज, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है उधर से। आवाज आ रही है? कोई आप लोग को आ रही है? हाँ लेकिन सर, जो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं उसको आ रही है। आपके पहुंच। ठीक है, तो हम अपनी बात को रखते जा रहे हैं। जिनको आवाज आ रही है वो ठीक है सर। ठीक है, नहीं आएगी तब
ठीक है। और अभी आ रही है? ये आ रही है। माता जी को आवाज आ रही है? आवाज आ हेलो। जी सर पहुंच हाँ, गई। तो ये विषय 3 अवधारणाओं को, शिक्षा, समाज और शांति, ये दर्शन शास्त्री अवधारणाओं का विश्लेषण दर्शन शास्त्री करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दार्शनिक क्रिया अवधारणाओं के विश्लेषण से संबंधित है। यहाँ हम शुरू करते हैं जो शांति की अवधारणा। शिक्षा, समाज और शांति तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो शांति की बात जो अभी बहुत ही प्रासंगिक विषय है, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे देश में एक तरह से अशांति का माहौल है। कुछ तो आशंका और पूरी मानवता त्रस्त है कोरोना वायरस से। तो अशांति का कारण मात्र बॉर्डर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसी को नहीं कहते हैं। शांति के 2 पक्ष हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य पक्ष, वहां हम देखते हैं कि किस तरह से बॉर्डर पर, चीन और भारत के बॉर्डर पर, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, और वो एक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जिस अशांति से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, वह आंतरिक अशांति भी है। और आंतरिक अशांति की बात मैं इसलिए कर रहा कि कोरोना काल में जो मनुष्य अवसाद के अंदर जीता है, जो अंदर से मनुष्य आज घरों में बंद है, चुपचाप, उसकी आर्थिक क्रियाएं करीब करीब बंद है, उसके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और वैसी स्थिति में एक समाज में सन्नाटा छाया हुआ है। ऊपर से सन्नाटा है, अंदर से हलचल है, अंदर से अशांति है, ऊपर से बिल्कुल शांति है। सड़कों पर कोई आदमी नहीं मिलता। लॉकडाउन अब खत्म हुआ तो लोग दिखने लगे, लेकिन अभी भी लोग आशंकित हैं और घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। तो ऊपर से एक तरह से शांति का माहौल है, लेकिन अंदर में एक अशांति है, मन अवसादपूर्ण है, और त्रासदी का अवबोध है। तो मेरा ये कहना है कि इस अवसाद के क्षण में, इस आंतरिक अशांति के क्षण में, अगर कोई हमें त्राण दे सकता है तो वह शिक्षा ही दे सकता। शिक्षा हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को संस्कारित करने का माध्यम है। और एक शिक्षित मनुष्य उस तरह से अशांत नहीं होता है, उस तरह से चंचल, उस तरह से आक्रांत नहीं होगा, क्योंकि उसको परिस्थितियों के आकलन करने में शिक्षा उसकी मदद करती है। शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा मूल्यों की सर्जना। Education is the cultivation of values. Naturally, man is essentially a value conscious and value pursuing being. मनुष्य के मूल्य चेतक प्राणी है, मूल्य चेतक प्राणी है। और
मनुष्य मूल्य के जिंदा नहीं रहता। वैसे तो क्रिस्टस ने दी कि मैन इज ए रैशनल बीइंग, लेकिन रैशनल इंक्वायरी, लेकिन भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो भारतवर्ष में मनुष्य को हम मात्र भौतिक स्तर तक सीमित नहीं करते हैं। मनुष्य मैन साइको फिजिकल कम स्पिरिचुअल बीइंग। अक्सर मैं मनुष्य की परिभाषा के लिए एक मनुष्य का आध्यात्मिक जीव है, आध्यात्मिक प्राणी है, मात्र बौद्धिक या शारीरिक स्तर पर वो नहीं जीता है। इसीलिए उससे मूल्यों के बीच जीता है। मानव अस्तित्व संस्कृति संपृक्त है, ऐसे ऐसा मेरा मानना रहा है। और यदि हम देखते हैं कि अगर शिक्षा न हो तो समाज की संरचना भी ठीक नहीं होगी। सामाजिक जीवन के लिए शिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि समाज के अंतर्गत व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में व्यवस्था होती है, और व्यवस्था अगर हम शिक्षित नहीं हो, हम अगर मूल्यों के साथ नहीं जीते तो समाज का चलना मुश्किल हो जाता है। तो एक उदाहरण हम दें कि किस तरह से मूल्यों का क्या महत्व है जीवन में। बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है, जैसे आप भाई बहन जब साथ रहते हैं, कहीं भी हो, एकांत में हो, अकेले हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वह उंगली उठा सके, क्योंकि भारतीय समाज में ये पवित्र रिश्ते हैं, पवित्र संबंध है, और इसके पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, क्योंकि एक भाई बहन रिश्ता एक मूल्य है। और इस तरह से भारतीय संस्कृति में जो संस्कृति संस्कारों का पुंज है, उसमें हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे पवित्र रिश्ते हैं, और दुनिया में इतनी गड़बड़ियां हुई, हलचल हुए, लेकिन इन मूल्यों पर अभी भी कोई उंगली नहीं उठाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और शुद्ध अगर हम जीवन में मूल्यों को चरितार्थ करते हैं तो विश्व के पटल पर भी यदि राष्ट्र मूल्यों के साथ जीता है, तब अशांति की संभावनाएं कम होती है। यदि हम जैसे इस संदर्भ में एक बात मुझे कहनी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन की एक बड़ी अच्छी किताब है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो उनका कहना है कि अगर विश्व में कोई अशांति, कोई वार होगा, थर्ड वर्ल्ड वार, तो उसका कारक आर्थिक नहीं होगा। कार्ल मार्क्स ने कभी ये कहा था कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे या जो भी वार होंगे, उसका कारक आर्थिक होगा। लेकिन अभी ये पैराडाइम शिफ्ट, ये मानदंड बदल चुका है, और आगे आने वाली पीढ़ी में या कभी भी सांस्कृतिक कारक प्रमुख होंगे, और जो हमारे अंदर या बॉर्डर पर अशांति पैदा करें, या जीवन में भी तो आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों में ये सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं जो अशांति पैदा करते हैं। तो यहाँ हम समाज की संरचना देखें, राष्ट्र की संरचना देखते हैं, और व्यक्ति। अब एक्चुअली
ये विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य की बड़ी अच्छी किताब है और उसमें ये कहा गया है कि ये मनुष्य का जीवन ये अद्भुत जीवन है, ये दुर्लभ जीवन है और इस जीवन को यदि हम मूल्य युक्त न रखें, मूल्य संपृक्त जीवन न हो तो वो स्वच्छंद जीवन बिना किसी वो नैतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, उससे विलग होकर ये जीवन नर जीवन नहीं होगा। वो पार्श्विक प्रवृत्ति से अगर हम जीते हैं तो अशांति में रहेंगे। और भगवत गीता में भी ये इस बात की चर्चा है कि हमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसको लाभ हानि जय पराजय से कोई असर नहीं पड़ता है, वो ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को, अपने मन मस्तिष्क को रखता हो। कभी कभी कहते भी है कि वार बिगिंस इन माइंड। तो मन मस्तिष्क अगर ठीक है तो और हम जीवन में मूल्यों के साथ जीते हैं तो शायद आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अशांति से हम मुक्त होंगे। और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार हम मूल्य के बिना नहीं जी सकते हैं। अगर जिंदगी में आप एक भी मूल्य चरितार्थ करते हैं, एक मूल्य, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ में हमारे भारतवर्ष में बुद्धिज्म को लें, हिंदुइज्म को लें, सभी जगह शील, प्रज्ञा, समाधि ऐसे मूल्य बहुत सारे हैं। लेकिन अगर जिंदगी में हम एक मूल्य को अपने अंदर आत्मसात कर ले, एक मूल्य, यदि हम शिक्षक हैं तो अगर हम पंक्चुअलिटी को, हो सकता है कि हम बहुत अच्छे क्लास में, तो ये एक मूल्य है और वो हमारे जीवन को आसानी से रेगुलेट करता है। समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनती है क्योंकि कम से कम हमने जीवन में एक मूल्य को लिया और अन्य मूल्य एक मूल्य साथ हो तो अन्य मूल्य अपने आप चले आते हैं। तो ये मूल्य युक्त मनुष्य ये सोचता हो कि मनुष्य बाहर में शांति पैदा कर ले, बॉर्डर पर शांति कर ले, तो वो सब कुछ वो ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप आंतरिक शांति आपको न मिले। और आंतरिक शांति रहेगी तभी आप मेंटेन कर सकते हैं समाज में, आप सामाजिक। तो ये साहित्य, शिक्षा, जो कि शिक्षा जो हमारे जीवन में मूल्यों को संचालित करता है, मूल्य हम लिटरेट हो सकते हैं, लेकिन लिटरेट होने के अतिरिक्त जब एजुकेटेड होते हैं तभी कुछ दुनिया में कर पाते हैं। मात्र टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट prosperity, but on the other hand it can create havoc also. तो टेक्नोलॉजी का ये पैराडॉक्सिकल रोल है कि एक तरफ समृद्धि देता है, गरीबी से मुक्ति देता है, और दूसरी तरफ तकनीकी हमें वो अशांति पैदा करता है। तकनीकी एक भय का, आशंका का दृश्य पैदा करता है। तो टेक्नोलॉजी इज बून, सर्टेनली बून, लेकिन एक दूसरे अर्थ में देखते हैं तो मनुष्य को उसकी मानवता खो जाती है। और टेक्नोलॉजी के कारण ही देखते हैं कि आज मिनटों में पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। तो हमें टेक्नोलॉजी के अच्छे पक्ष को लेना है, और वो अच्छे पक्ष तभी आते हैं
जब हम मूल्यों की सर्जना करते हैं, जिंदगी हम मूल्यों के सारे जीते। और वस्तुतः राज्य हो, राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, समाज हो, वो एक सूत्र में तभी बनते हैं जब हम कोई किसी न किसी प्रकार के मूल्य को आधार मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को धन्यवाद, मित्रों को धन्यवाद, और पूनम जी को नमस्ते, सभी बंधु बांधवों को नमस्ते।